जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, सिप्री ने कंफर्म कर दिया है कि वो भी लगातार दूसरे साल कि भारत के पास पाकिस्तान से ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं और ये नंबर्स सिर्फ ज़्यादा नहीं है, बल्कि ये कहना चाहिए कि जो गैप है, वो बढ़ता जा रहा है और ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं है, बल्कि ये कहना चाहिए कि जो पूरा रीजन है, उसके स्ट्रेटेजिक बैलेंस पर एक साइलेंट वार्निंग है और एक तरफ इंडिया अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को क्वाइटली मॉडर्नाइज कर रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान प्रेशर, आइसोलेशन और इंस्टेबिलिटी के बीच घिरा हुआ है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि भारत के पास कितने वॉरहेड्स हैं, सवाल ये है कि भारत किस डायरेक्शन में जा रहा है और रीजन किस मोड़ पर खड़ा है। इसको थोड़ा विस्तार से हम समझेंगे और चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं लेविना। लगातार हमारे शो पर आते हैं, रेजिडेंट न्यूज की एडिटर है। बहुत स्वागत है लेविना, नमस्कार। चाहे Thank you so much, Amber. Thanks once again. This is a very interesting topic. I thought कि SIPRI and nuclear warheads क्योंकि जैसे आपने कहा पाकिस्तान की इकोनॉमी बैड से वर्स की ओर जा रही है। इनके न्यूक्लियर डिफेंस पैक्ट्स भी हुए हैं शायद सऊदी के साथ। इसके बीच में सिप्री की रिपोर्ट आती है एंड सिप्री की रिपोर्ट यही कह रही है कि इंडिया के वॉरहेड्स बढ़ रहे हैं, बट देन अगेन probably India is the only country, ये एक अकेली लौती कंट्री होगी जिसके दोनों बाजू में न्यूक्लियर पावर्ड कंट्रीज हैं, एक पाकिस्तान और एक चाइना। और ये दोनों ही डेमोक्रेटिक नहीं है। हम ही एक डेमोक्रेसी हैं और हमारे दोनों बाजू, आई डोंट थिंक यूएस हैज इट। रशिया के पास भी ऐसे इमीडिएट थ्रेट तो नहीं है। चाइना मे बी चाइना कैन से, बट देन नॉट लाइक एज एग्रेसिव रशिया। आई एम श्योर रशिया और चाइना का ऐसा इश्यू नहीं है कि कल ही न्यूक्लियर वॉर हो जाए। इंडिया इज प्रॉब्ली द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जो कांस्टेंट न्यूक्लियर वॉर की थ्रेट में रहता है। तो इंडिया का न्यूक्लियर वॉरहेड्स बढ़ना तो जायज था। तो एक और प्रॉब्लम ये है कि जब सिप्री जैसे ये रिपोर्ट्स आते हैं, जब वो कहते हैं कि इंडिया के न्यूक्लियर वॉरहेड्स 180 है या पाकिस्तान के 170 है या तो इनको हमेशा ये रहता है कि हमें इंडिया के जितने भी नंबर्स हैं हमेशा पेसिमिस्टिक होते हैं। चाहे आप मिसाइल्स की रेंज ले लो, न्यूक्लियर वॉरहेड्स के नंबर्स ले लो, हमारे सैटेलाइट्स की कैपेबिलिटीज ले लो, और वहीं पे पाकिस्तान और चाइना क्या करते हैं, अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स या अपने मिसाइल्स की रेंजेस को ज्यादा एग्जैजरेट करके बताते हैं। तो जब भी इंडिया के नंबर्स आते हैं इसीलिए लोग चौंकते हैं कि 180 है तो मतलब 200 के आसपास होने के चांसेस हैं। बट देन अगेन हम जब 200 वॉरहेड्स की बात करते हैं, हम उस साइड चाइना को देखें, उनका 3800 है, उनका 500-600 से बढ़ रहा है। वो अलग बात है कि वो अपना न्यूक्लियर वॉरहेड्स यूएस के साथ कंपेयर करते हैं, लेकिन हमारे पास तो हमारे बाजू में तो चाइना है, तो वी हैव टू वरी अबाउट चाइना। तो हमारे न्यूक्लियर वॉरहेड्स तो बढ़ेंगे। बट जो डिप्लॉयमेंट्स भी है ना हमारी जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स की, कहते हैं वी वुड नॉट नो द एक्चुअल डिटेल्स, पता भी नहीं होनी चाहिए, जैसे हम लोग पिछली बार कह रहे थे एक्चुअल डॉक्ट्रिन तो पता भी नहीं होनी चाहिए। बट जो पॉपुलर बिलीफ है कि हमारे ज्यादातर न्यूक्लियर सारे वॉरहेड्स आर हेडेड टुवर्ड्स पाकिस्तान, क्योंकि वहां पे ज्यादा चांसेस हैं दैन चाइना, मे बी बिकॉज ऑफ जियोग्राफिकल रीजंस ऑल्सो। हो सकता है कि चाइना से वैसी इश्यूज ज्यादा नहीं हो। एंड इंडिया हैज न्यूक्लियर ट्रायड, हमारा एयर लैंड सी, हम लोग सबके लिए प्रिपेयर्ड है और हमारे पास लॉन्ग रेंज डिटरेंस भी हैं। एट द सेम टाइम पाकिस्तान की डॉक्ट्रिन बिल्कुल ऑपोजिट है, वो शॉर्ट रेंज इस पर डिपेंड करता है, जैसे टैक्टिकल न्यूज। ये तो सबने सुना होगा, वो पाव किलो के इनके मिनिस्टर का नाम क्या था, चौधरी, जिन्होंने वो पाव किलो के न्यूक्लियर बम को फेमस किया था। बट व्हाट ही वाज सेइंग वाज कि टैक्टिकल न्यूक्स जो होते हैं वो अगर एक जगह पे गिराएं, उसका लिमिटेड ये होगा, इफेक्ट होगा 100-200 किलोमीटर के अंदर का इफेक्ट होगा, और तो वो एरिया अनयूजेबल हो जाएगा। और क्या है, उनका कहना है कि अगर इंडियन फोर्सेस पाकिस्तान की बॉर्डर क्रॉस करके चली जाएंगी तो टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल्स डालेंगे एंड अपने ही लैंड को डिस्ट्रॉय करने को तैयार है। वो हमारी लैंड की बात नहीं कर रहे हैं। तो दैट इज सुइसाइडल, एक्चुअली इफ यू लुक एट इट, इट इज सुइसाइडल। बट ये इनकी डॉक्ट्रिन ही ऐसी है।
आप इनका न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी भी उठा के देख लो। इंडिया की स्ट्रैटेजी है नो फर्स्ट यूज। इंडिया और चाइना दोनों कहते हैं, दो आई डोंट बिलीव चाइना, बट इंडिया कहती है, एम्बिग्यूटी हमेशा रहेगी कि नो फर्स्ट यूज, हम लोग नहीं फर्स्ट यूज करेंगे, लेकिन अगर इफ क्या कहते हैं, इफ द एनिमी डज इट देन इट विल बी अ सैचुरेशन, मतलब हम लोग ऐसे फायर करेंगे दैट दे विल नॉट एग्जिस्ट, इट बी लाइक म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन। तो म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन उसे कहते हैं, मैड म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन पे चले जाएंगे कि आपने अगर एक चला दिया फिर आप के ऊपर सैचुरेशन इफेक्ट हो जाएगा कि आपके ऊपर इतनी न्यूक्लियर वॉरहेड्स आएंगी, यू विल नॉट इवन बी एबल टू स्टॉप अस। तो ये हमारी न्यूक्लियर डेटरेंस की स्ट्रैटेजी है। लेकिन वहां पे पाकिस्तान की आप पाकिस्तान इज अ हिलेरियस, आई मीन उनकी हर जगह पे कॉमेडी चलती है। आपको पता है कि इनके इनके जो न्यूक्लियर वेपन्स जैसे गजनवी हैं, उसको गजनवी क्यों नाम रखा है? तो आई डोंट नो हाउ मेनी इन द ऑडियंस वुड नो दिस, आई एम श्योर यू ऑलरेडी नो, कि जब हमने पृथ्वी निकाला तो इनको पृथ्वीराज, इनको लगा ये पृथ्वीराज किंग के ऊपर है। तो बिकॉज पृथ्वीराज एंड गजनवी हैड अ वॉर, अ कॉन्फ्लिक्ट इन द पास्ट, और गजनवी फाइनली जाके पृथ्वीराज जी से जीते, तो उन्होंने उसका नाम गजनवी रख दिया अपने मिसाइल का नाम। फिर पता चला कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी है, अग्नि है, आकाश है, दीज आर बेसिकली द 5 एलिमेंट्स वी आर टॉकिंग अबाउट, जो हम बिलीव करते हैं, हमारे बिलीफ सिस्टम में है कि आप अग्नि, आकाश, इन ये तत्व हैं, 5 एलिमेंट्स की बात हो रही थी। सो दैट इज द काइंड ऑफ, क्या कहते हैं, एक इमेच्योर एनिमी वी आर डीलिंग विथ। और वहां पे जब सिप्री की रिपोर्ट आती है, ये चाइना को शॉक दे ना दे, पाकिस्तान को जरूर शॉक देगा। वैसे चाइना को भी शॉक लगा था जब भी इंडिया अग्नि टेस्ट करती है, तब तब चाइना की भी चीखें निकलती हैं, आप बड़ी बड़ी हेडलाइंस आती हैं, क्योंकि अग्नि जो है इंटरकॉन्टिनेंटल भी है और हमारा इंटरमीडिएट रेंज भी है। इट कैन गो टू ग्रेट रेंजेस, इट कैन, फ्रॉम व्हाट आई रिमेम्बर, उसकी रेंज एटलीस्ट इट शुड बी अराउंड 8,000 के ऊपर, 12 तक है। वी दे आर नॉट एग्जैक्ट, व्हाट डू यू कॉल इट, एग्जैक्ट रेंज मेरे को उसका पता नहीं, बट इट्स वेरी वेरी हाई of that of Agni. तो लेविना, हम यहाँ That पर ये कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का जो डिटरेंस मॉडल था, वो अब आउटडेटेड हो चुका है। इन हाँ जी, शॉर्ट हाँ यहाँ जी, पर इस हाँ रिपोर्ट जी, से हाँ ये जी, पता चलता है। हाँ जी, हाँ जी। और लेकिन भारत की अगर हम बात करें तो भारत का जो फोकस है नंबर पर है, जो या फिर हम ये कहें कि जो सर्वाइवलेबिलिटी है और जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है उस पर भी है। इंडिया की रिलायंस एक्चुअली, यस, न्यूक्लियर ट्रायड। तो अगर हमने इन्होंने एक एयर लॉन्च किया है, इनके एयर और लैंड ही है, इनके पास न्यूक्लियर सबमरीन्स का वो नहीं है। तो दिस इज व्हाई दे आर आल्सो आर्मिंग अप देयर सबमरीन्स एंड ऑल दैट। मिजेट सबमरीन सब ले रहे हैं आजकल, बट मिजेट सबमरीन्स न्यूक्लियर रिलेटेड नहीं है, आई विल कम टू दैट एनीवेज विदाउट डिविएटिंग। कि एयर, इंडिया के पास एयर लॉन्च करने की कैपेबिलिटी है। अगर सपोजिंग एयर पे, मतलब यानी सुखा, जो हमारी मिराजेस हैं, जैगुआर्स हैं, जो न्यूक्लियर मिसाइल्स कैरी कर सकते हैं, उन पे टारगेट किया, तो देन वी हैव लैंड बेस्ड, लैंड, यू नो, वो यूज कर सकते हैं। नहीं तो वी आल्सो हैव अ थर्ड ऑप्शन, न्यूक्लियर सबमरीन। एंड न्यूक्लियर सबमरीन, सबमरीन मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल एनिमी को पता नहीं है वो कहाँ पे है, कहाँ से आएगा, मतलब वो कंप्लीट टोटल सरप्राइज पैकेज होता है। इनफैक्ट हमारी हर डिफेंस की बेसिक स्ट्रैटेजी ही यही होती है, सरप्राइज। आप सरप्राइज अटैक करते हैं, एनिमी शॉक टू डेथ। वही न्यूक्लियर डेटरेंस में, इसीलिए जो सबमरीन का रोल है सबसे इम्पोर्टेंट होता है, और पाकिस्तान के पास ये है नहीं। यू आर राइट अबाउट द सेकंड स्ट्राइक एंड इवन थर्ड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। सो there are just 9 countries in the world who have these nuclear weapons, and India is one of the very few countries who have nuclear triad also. So uh, India is way ahead, and even you know, when it comes to this, China also fears when it comes to all this, ki
इंडिया माइट यूज, एंड जियोग्राफिकली हमारे पास वो एडवांटेज है, क्योंकि जो आप हिमालयस की रेंजेस देख रहे हैं, बिकॉज चाइना के उस साइड ज्यादा ठंड पड़ती है, तो इनकी मिसाइल्स, इनकी एयरक्राफ्ट, सबकी रेंज कम हो जाती है। तो ये जो प्रिडिक्ट करते हैं उससे, ये बिकॉज ऑफ द वेदर इनकी रेंजेस कम हो जाती है। एट द सेम टाइम इंडिया हैज द एडवांटेज कि हमारी एयरक्राफ्ट एंड मिसाइल्स की रेंजेस कम नहीं होती हैं। सो इन thankfully that's a great advantage we have geographically against our own enemies. से एक और सवाल, अगर आप एनिमीज की हम बात करें, तो क्या जो ये सिप्री की रिपोर्ट है, इससे चाइना के लिए भी कोई मैसेज निकल कर जाता है, कोई साइलेंट मैसेज इसमें चाइना के लिए, या कोई सिग्नल? चाइना के लिए ये है कि चाइना के जो न्यूक्लियर सिलोज हैं रेडी स्टेट में जो हैं, it is closer to Xinjiang. One of the reasons why America wants Bagram base is कि ये जो न्यूक्लियर सिलोज हैं, इनको इजीली अमेरिका टारगेट कर सकता है बागराम बेस से। वखान से सीधा वो लोग चाइना की एंटर कर सकते हैं। तो ये जो न्यूक्लियर सिलोज हैं, ये इंडिया के पास है, रशिया के बॉर्डर के पास भी है, एंड जैसे अभी जिस कल परसों की बात है, इनका न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्चर की वीडियो हमने निकाली थी, लेकिन ये दिसंबर से चल रही है कि इनके न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्चर्स इन्होंने क्रेन के इसमें छुपा रखे थे। मतलब दे वर लुकिंग लाइक क्रेन्स, बट एक्चुअली वो न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्चर थे। ये इनके सिर्फ 3 जगह पे है, शिनजियांग, रशियन बॉर्डर और इनर मंगोलिया। तो व्हेन वी स्पॉट समथिंग लाइक दैट, यहाँ पे भी हमारे भी एजेंसीज अलर्ट पे आ जाती हैं कि व्हाट आर दे अप टू। सो चाइना इज वॉरिड कि कभी ऐसा हो सकता है कि हम लोग, क्योंकि हमारी स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, उसमें भी थोड़ी एम्बिग्युइटी है। हम लोग बोलते हैं नो फर्स्ट यूज, बट वो न्यूक्लियर इसके लिए है, एंड हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है, वो कॉन्स्टेंटली बोलते रहते हैं कि नहीं, ये चेंज होगा, चेंज होगा, चेंज होगा। तो एनिमी को ये पता नहीं है कि कब चेंज होगा। इट कैन बी ड्यूरिंग अ वॉर, वी कैन चेंज दिस डॉक्ट्रिन। हमको उसको इस पे स्टिक करना है, उसी वो पत्थर पे लकीर टाइप वो नहीं है। वी कैन चेंज अ डॉक्ट्रिन। सो देयर इज ऑलवेज एम्बिग्युइटी। द नंबर ऑफ वॉरहेड्स यही है कि हमारी हमेशा पेसिमिस्टिक नंबर्स जाती हैं इनके पास। तो एक्चुअल नंबर्स क्या हैं, इससे ऑब्वियसली इससे ज्यादा है। चाइना और इंडिया का सब अलोंग द हिमालयन रीजन नहीं हमारा सब इश्यू होता है। न्यूक्लियर सबमरीन्स हमारी जो हैं, यहाँ से इंडिया से अगर INS अरिहंत जिसकी 5 सबमरीन, INS अरिहंत क्लास की 5 सबमरीन्स आएंगी अब, वो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं। तो और वो उसको ज़्यादा आगे नहीं जाना पड़ेगा, उसको अंडमान के आसपास भी रह के इट कैन फायर टुवर्ड्स चाइना। चाइना के लिए डिसएडवांटेज ये होगा कि उनकी न्यूक्लियर सब्स को स्ट्रेट ऑफ मलक्का क्रॉस करके आना पड़ेगा, वरना बीच में और कंट्रीज आएंगी, या फिर उनको सिर्फ लैंड वाले पे डिपेंड करना पड़ेगा, या एयर लॉन्च्ड। इनफैक्ट एयर लॉन्च में हमको पता है कितना ज़्यादा एडवांटेज है। ब्रह्मोस, this is not about nuclear, this is about BrahMos, which is of course not nuclear, but फिर भी मैं आपको बताती हूँ। ब्रह्मोस की रेंज कैन गो अप टू 5000 किलोमीटर्स। तो ओरिजिनली 500 800 ऐसे बोलते हैं, बट अगर उनका सुखोई, सिर्फ सुखोई कैन कैरी ब्रह्मोस, क्योंकि ब्रह्मोस इज हेवी। तो अभी जो न्यू जनरेशन है वो रफाल के साथ पेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, बट जो ओरिजिनल ब्रह्मोस है इट कैन बी पेयर्ड विद सुखोई। एंड सुखोई को अगर एयर रिफ्यूलिंग मिले, उसकी अपनी रेंज है 2500 सुखोई की, उसको एयर रिफ्यूलिंग मिले तो वो और आगे जाके फिर ब्रह्मोस को फायर कर सकता है। तो वो तो सब ब्रह्मोस की बात हुई। सिमिलर स्ट्रैटेजीज कैन बी यूज्ड फॉर एयर लॉन्च्ड मिसाइल्स, न्यूक्लियर मिसाइल्स। लैंड में रेस्ट्रिक्शंस रहेंगी। अगेन न्यूक्लियर सबमरीन्स, हमारे पास वो एडवांटेज है कि हमारी न्यूक्लियर सब्स को स्ट्रेट ऑफ मलक्का क्रॉस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लाइक चाइना वुड हैव। चाइना का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, इसीलिए चाइना तब से एटलीस्ट एक डिकेड से बांग्लादेश, म्यांमार में अपना बेस बना रहा है। इनफैक्ट
इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा सबमरीन बेस बांग्लादेश में है, जहाँ पे 6 अच्छा सबमरीन्स यहाँ डॉक से हो सकते लेकिन हैं। एक बात तो मुझे याद आ रही है अभी 2-3 दिन पहले जो चाइनीज़ एनवॉय है वो भी चिकन स्नैक या फिर हम कहें सिलीगुड़ी कॉरिडोर उन्होंने विज़िट किया, मोहम्मद यूनुस ने उनको वहाँ पे विज़िट कराया। एग्जैक्टली। लाल मुनिर हाट में ये लोग, लाल मुनिर हाट वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे एक्टिव हुआ करता था, उसको हुँ, दोबारा एक्टिवेट कर रहे हैं ये लोग। और हुँ, ये पहली दफा नहीं है कि चाइना बांग्लादेश को ऐसे यूज कर रहा है। हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो ये 70 या 80s की बात है, उन्होंने एक एयर स्ट्रिप बांग्लादेश में रेडी करके रखी थी नॉर्थ ईस्ट के क्या कहते हैं मिलिटेंट्स ने। मिलिटेंट्स तो क्या ही कहूँ, टेररिस्ट ही हैं वो लोग। एयर स्ट्रिप रेडी हुँ, कर रखी थी, तो बांग्लादेश ने उस जमाने में भी चाइना की मदद की है। वो अलग बात है कि शेख हसीना ने जब ये, मैं 6 सबमरीन्स की बात करी थी, सबमरीन्स आर डेंजरस, सबमरीन्स आर डेंजरस। 2 सबमरीन बांग्लादेश को चाइना ने गिफ्ट किए, बाकी 4 कौन लाएगा? इंडिया तो नहीं लगाएगा वहां पे, चाइना ही लगाएगा। तो दैट इज डेंजरस। हमारे बाजू में वेस्ट बंगाल के बाजू में एक चाइना आके अगर अपनी 4 सबमरीन डॉक करती है, इट इज मोस्ट डेंजरस थिंग। और उनको फिर स्ट्रेट ऑफ मलक्का नहीं क्रॉस करना पड़ेगा। अभी क्या होता है, उनकी अगर न्यूक्लियर सबमरीन भी आए, स्ट्रेट ऑफ मलक्का इतना नैरो है और इतना बिजी है कि वहां पे सबमरीन को भी सरफेस करना पड़ता है। तो क्या होता है कि दे हैव टू सरफेस, एंड इसीलिए आप देखना जितने भी न्यूक्लियर सबमरीन इन सबकी पिक्चर्स आएंगी ना, वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का की साइड से आ रही होंगी। एंड इंटरेस्टिंगली इंडिया ने यूएस के साथ एक फिश हुक नेट, सॉसस नाम का नेटवर्क है, उसमें ज्वाइन किया। उसमें क्या होता है, जापान से फिलीपींस की और फिर थाईलैंड, अंडमान निकोबार तक एक चेन ऑफ सेंसर्स है जो अंडर वाटर है, बिल्कुल ग्राउंड लेवल सी बेड पे। और वो उनका काम है सबमरीन्स को डिटेक्ट करना। तो हर बार जो न्यूज़ आती है ना कि चाइना की न्यूक्लियर सबमरीन या चाइना की सबमरीन आके श्रीलंका में गई, मालदीव में डॉक किया, ये न्यूज़ इसलिए आ रही है कि हमारी जो सेंसर्स हैं उन्होंने ये पिकअप कर लिया है। और ये नेटवर्क हमारा जापान और यूएस के साथ मिला हुआ है, इसको सॉसस नेटवर्क। और ये एक फिश हुक की शेप में है। ओरिजिनली ये रशियन सबमरीन्स के लिए बनाया था, यूएस नॉट रशियन, सोवियत सबमरीन के लिए बनाया था यूएसएसआर के। बट अभी वो चाइनीज सबमरीन्स को डिटेक्ट करने के लिए। तो चाइना के लिए वो जो ट्रायड का न्यूक्लियर सबमरीन का एडवांटेज था, इट इज गॉन देयर, इट इज गॉन। एक जियोग्राफिकल इशू, एंड दूसरा हमारा ये जो सॉसस नेटवर्क है। फॉर दिस वी हैव टू थैंक मनोहर पारिकर सर। मनोहर पारिकर सर हमारे डिफेंस मिनिस्टर बने विद इन 1 ईयर, विद इन 1 ईयर सर ने ये सब अप्रूव किया। आपने देखा होगा रफाल की भी तभी बात हुई थी, राइट? रफाल भी लाए, एयरफोर्स को भी, नेवी को भी, सब में मेजर चेंजेस। एंड व्हाट अ ग्रेट मैन, टचवुड। एब्सोल्युटली अमेजिंग, एन इनक्रेडिबल पर्सन ही वाज़, अमेजिंग। यस, वेरी बहुत फार काम साइटेड। उन्होंने एंड किया और वो ऐसी मेरे ख्याल से आईआईटीएन थे, मेटलर्जी में उनका क्या था, उनका स्पेशलाइजेशन था। एंड इट शोड इन हिज डिसीजंस। यू नो आईआईटीएन का दिमाग जो है उनका, व्हाट अ ब्रिलियंट मैन। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन लवीना अगर हम पाकिस्तान की बात करें यहाँ से, जो अभी ये गैप हमें सिप्री के सपोर्ट में नज़र आ रहा है, तो क्या पाकिस्तान इस गैप को कभी क्लोज़ कर पाएगा या मैच कर पाएगा? पाकिस्तान अभी प्रेजेंट इकोनॉमिक कंडीशन में नहीं कर पाएगा। देयर इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग व्हिच हैपेंड लास्ट ईयर। दिस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इनकी छगाई नाम की एक न्यूक्लियर साइट है। वो इनका वन ऑफ द फर्स्ट साइट्स था। हुँ, वहां पे पिछले साल बलूचियों ने एक अटैक किया और 2 बंदों को मारा, 2 सोल्जर्स को मारा। और ना बलूचिस्तान वालों ने, बीएलए वालों ने ये मेंशन किया, ना पाकिस्तान की डीजीआईएसपीआर ने मेंशन किया। लेकिन छगाई में जब अटैक हुआ, सबके एवरीवन वाज ऑन अलर्ट। द इंडियन एजेंसीज आल्सो गॉट एन अलर्ट बिकॉज इट्स अ वेरी वेल नोन फैक्ट कि छगाई में इनका एक न्यूक्लियर साइट है। और वहां पे मिलिटेंट प्रेजेंस बढ़ना, इट शोज कि शायद पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं दे आर कमिंग अंडर अटैक। और ऊपर से पिछले साल जो सरगोदा में हुआ सिंदूर के टाइम पे, आई मीन सबको आज भी ये लगता है कि वहां पे शायद कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं।
दो सरगोदा में इनकी अंडरग्राउंड साइट है, तो जब इवन अगर ऊपर भी होता है तो because only it won't affect as much, so I don't believe कि उनको affect हुआ है, but we did show कि हमारे पास वो capability है कि हम destroy करें। आप अपनी कुछ चीजें बाहर भी लाओ, उससे पहले ही हम आपको shut down कर सकते हैं। That's what India was showing। तो जो छगाई है, जो सरगोदा है, ये एग्जाम्पल्स हैं। आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन में आई एम फॉरगेटिंग, योर क्वेश्चन वाज पाकिस्तान। ये आपसे पूछा था कि जो सिप्री की रिपोर्ट में हम देख रहे हैं गैप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, क्या पाकिस्तान इस गैप को कभी क्लोज कवर कर पाएगा? पाएगा? तो ये दीज इंसिडेंट्स जो पिछले साल हुई हैं, इसकी वजह से मुझे लग रहा है वो गैप अब ये लोगों को कवर करना मुश्किल हो रहा है। और हुआ क्या है, 2024 और 2025 में इनके नंबर्स नहीं बढ़े हैं। इन्होंने दूसरी जैसे MIRV जो मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल्स होती हैं, उनके ऊपर लॉन्चेस के ऊपर वर्क करने की कोशिश की है, नंबर्स नहीं बढ़ाए हैं। सो दिस इज व्हाई आई डोंट थिंक ये लोग नंबर्स आगे भी अगर बढ़ाते हैं, अब इंडिया का ना वो डिफरेंस अब बढ़ता जाएगा, अब वो गैप बढ़ता बढ़ता जाएगा, बिकॉज दे आर लेफ्ट बिहाइंड। एंड लॉट ऑफ टाइम पिछले एटलीस्ट 10 या 20 सालों से इंडिया चीख चीख के बोल रहा था कि इनकी न्यूक्लियर वेपन्स ये लोग सब थ्रेटन कर सकते हैं, इनके चलाने वाली कुछ है नहीं, इनके लॉन्चर्स नहीं वर्क करेंगे। तो पिछले साल और 2024 2025 में इन्होंने टेस्ट किए हैं, ये प्रूफ है जो इंडिया इतने सालों से बोल रहा था कि इनके न्यूक्लियर वेपन अगर इनको फायर करने के, अगर इवन इफ दे हैव द मिसाइल, हाउ विल दे फायर, राइट? तो दैट इज व्हाट दे प्रूव्ड कि इनकी लॉन्चर्स पे इन्होंने वर्क करना स्टार्ट किया। अब इनके पास इनकी वेपन्स वर्केबल स्टेटस में है या नहीं, दे आल्सो डिग्रेड ओवर अ पीरियड, राइट? सो दिस गैप विल ओनली इंक्रीज। ये दिस इज व्हाट वरीज पाकिस्तान। और अभी आप सऊदी के साथ जो इनका डिफेंस पैक्ट हुआ था, हम लोग पिछली बार भी बात कर रहे थे, राइट, कि इन्होंने कुछ तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बारे में वहां पर डिस्कशन की है। आई थिंक वी डिस्कस दिस लास्ट टाइम आल्सो। सो दे आर एट अ स्टेज जहां पे उनको अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को बेचना पड़ रहा है, राइट? सो इससे ज्यादा डेस्परेशन और किसी कंट्री के लिए नहीं, आई डोंट सी इससे ज्यादा डेस्परेशन लेवल नहीं हो सकती कि वो अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को उनको बेचनी पड़े। वैसे इनकी हिस्ट्री ही न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की सारी ब्लैक मार्केट के थ्रू ही है। इनके Of course, you all know that. कैसे इनके पास आया? कैसे इनके पास ब्लैक मार्केट से आया है इनकी पूरी टेक्नोलॉजी। तो इनकी सारी हिस्ट्री ही न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की डूबियस है। तो इनको, मेरे को नहीं लगता वो बेचने में भी इनको कोई शर्म है। आर पूरी साइंटिस्ट कमाल हैव तो ऐसे वर्कड। सिस्टम में जाता है ना, मेहनत से कोई चीज बनाई होती है तो यू लव योर क्रिएटिविटी एंड योर हार्ड वर्क, एंड वो आप इजीली ऐसे किसी को नहीं देते हो। सो कहते हैं ना, चोरी का माल ऐसे सस्ते में निकलता है। एनीवे, लेकिन अब मैं आपसे एक सवाल और जानना चाहती हूँ, ये कि जो ये अब हम इस रिपोर्ट के बाद जो स्थिति देख रहे हैं, क्या जो डिटरेंस और बैलेंस जो है अब वो परमानेंटली भारत के पल्ले में आ चुका है, और या फिर हम कह सकते हैं कि मतलब इन शॉर्ट कि भारत यहाँ से डोमिनेंट पोजीशन में जाता हुआ नजर आ रहा है? इंडिया इज डेफिनेटली गोइंग अप, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? बाकी और भी कंट्रीज न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम जैसे जैसे ऐसा नहीं है कि वो नंबर्स अभी सिर्फ 9 ही रहेगा, नंबर ऑफ कंट्रीज हैविंग न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी विल रिमेन ओनली 9। वो नंबर अब बढ़ेगा। अब जैसे मैं एक एग्जांपल बताती हूँ, ईरान को वन ऑफ द रीजंस, ईरान को उनकी इवन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को, एनपीपीज को डेवलप करने नहीं देते हैं क्योंकि वो डुअल यूज है, सबको पता है। तो अब बांग्लादेश जैसी कंट्री भी एनपीपीज डेवलप कर रही है। आपको पता है यूएई में जो न्यूक्लियर पावर, राइट, यूएई में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट आ रहा है, वहां पे कोरियंस, इजरायली, इंडियंस, वहां उनकी भी हेल्प मिल रही है। तो पॉइंट इज ऑलमोस्ट एवरी कंट्री हैज नाउ अंडरस्टूड कि आप न्यूक्लियर मिसाइल को चलाएं नहीं, इवन देन इट वर्क्स एज अ डेटरेंट। डेटरेंट यानी वो एक आपको डर, आपकी दुश्मन में वो फियर रखेगा कि नहीं, इनके पास ये न्यूक्लियर टेक है। जैसे जा रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश, मेरे को नहीं लगता कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से कुछ मिलेगा, बट देन सेम थिंग, क्या ब्लैक मार्केट के थ्रू जैसे पाकिस्तान ने एक्वायर किया है वैसा क्या बांग्लादेश कर सकता है? तो
इंडिया डेफिनेटली गोइंग अप। हमारे लिए देयर इज नो लुकिंग बैक फ्रॉम हियर, क्योंकि हमारा एनिमी सिर्फ पाकिस्तान या ये नहीं है, हमारा एनिमी चाइना है विच इज एट 3800, और उनके एक साल में 500-600 वॉर हेड बढ़ते हैं, जो हमारे पास जितने लाइक ऑफिशियली तो नहीं है, अगर अनऑफिशियली मे बी पॉसिबल, एंड आई एम वेरी श्योर हमारे जो नंबर्स हैं वो डबल ट्रिपल नंबर्स में कम होते हैं, क्योंकि हमारी जो डिफेंस सैटेलाइट्स की भी जो कैपेबिलिटीज बताई जाती है ना, वो तो ऐसा लगता है जैसे कमर्शियल है, बट देन दे डेफिनेटली हैव वेरी गुड कैपेबिलिटीज, इसीलिए बाकी सारी कंट्रीज अब अप्रोच कर रही है इंडिया को, स्पेशली आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। सो बिल्कुल, तो यहाँ इंडिया इज गोइंग अप फॉर श्योर। सो अगर हम इंडियन कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो पूरे अगर कॉन्टिनेंट में देखें तो जो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी है उसको अगर देखें तो क्या वो स्ट्रांग होती जा रही है, हम या ये कहें कि अभी भी फ्रजाइल है? Nuclear stability, there is some uranium smuggling also happening, but though uranium smuggling cannot be directly related to nuclear missiles and all that, but काफी यूरेनियम भी स्मगल हो रहा है, एंड थ्रू नेपाल। अब थ्रू नेपाल कौन करेगा? चाइना। वहां पे चाइना की इन्वॉल्वमेंट होगी। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, हम जो थ्रेशोल्ड था ना वॉर का, जो पहले हुआ करता था, वो धीरे धीरे कम हो रहा है, तो वो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी से इंस्टेबिलिटी की ओर जा रहे हैं, पॉसिबल। बट अगेन हमारे जो इमीडिएट थ्रेट है, उनके पास वो लोग टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स पे ज्यादा डिपेंडेंट हैं। हमको लॉन्ग रेंज के लिए चाइना एंड इंडिया के बीच में अभी तक इवन आप देख लो, सिप्री ही देख लो, इंडिया चाइना की वॉर, न्यूक्लियर वॉर की बात नहीं करता है। वो उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है पहलगाम अटैक, उसके बाद उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर मेंशन किया, और उन्होंने इंडिया पाकिस्तान की बात की है। चाइना की बात करते ही नहीं है जब इंडिया न्यूक्लियर वॉर्स की बात हो रही है, यूजुअली पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान की जो स्ट्रैटेजी है वो हमेशा एग्रेसिव रही है, इवन व्हेन इट कम्स टू न्यूक्लियर। तो आई बिलीव हम लोग न्यूक्लियर स्टेबिलिटी से वर्ल्ड ओवर, ये सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए नहीं, वर्ल्ड ओवर जो थ्रेशोल्ड है वो नीचे आ रहा है धीरे धीरे। तो बट देन अगेन कोल्ड वॉर में भी यही हुआ था, यूएस एंड रशिया का अब चलेगा ऐसी वाली सिचुएशन आ गई थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो वाइल वी थिंक ये इट्स अ टिकिंग बॉम्ब, लेकिन हो सकता है कि लास्ट में कुछ हो नहीं, बट डर है, थ्रेशोल्ड नीचे आ रहा है, स्टेबिलिटी तो नहीं है, वो है, दैट एग्जिस्ट्स। तो आज की दुनिया में न्यूक्लियर पावर का मतलब तो वॉर नहीं होता है, बल्कि ये कहना चाहिए कि न्यूक्लियर पावर का मतलब होता है वॉर को रोकने का एक तरीका या वॉर रोकने की एक ताकत। सिप्री की रिपोर्ट जो है वो एक चीज तो क्लियर कर देती है कि भारत जो है वो शोर नहीं मचा रहा है, बल्कि अपनी जो पोजीशन है वो मजबूत कर रहा है। और जब डिटरेंस क्वाइटली शिफ्ट होता है तो हिस्ट्री में अक्सर नए रूल्स लेके जाते हैं। तो सवाल अब ये नहीं है कि इंडिया आगे जा रहा है, सवाल ये है कि दुनिया इस रियलिटी को कब एक्सेप्ट करेगी। लेविना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।